इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इट गिव्स एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितना पोलराइजेशन हुआ है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे कम पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा अप्लाई करोगे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन कौन बताता है? डाइपोल मूवमेंट। ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट बना होगा मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई होगी। तो हमने ये फार्मूला बनाया है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर की वेक्टर कैसी क्वांटिटी होगी? इट गिव्स एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, तो इट में बी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर ही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसी क्वांटिटी है कि वेक्टर होगा। वेक्टर होगा तो हमको इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन यूजुअली हम मेंशन नहीं करते इसकी। ये सिर्फ एक्सटेंट है कि कितना पोलराइजेशन हुआ, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 10 गुना, सिंपली नंबर ही तो है ये, समझ रहे हैं? ओके, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट देखिए, यूनिट कैसे बनाएंगे ससेप्टिबिलिटी का? यूनिट बनाने के लिए हमको किसका यूनिट चाहिए? डाइपोल मूवमेंट का। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 2QL, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बन जाएगा इससे Q का क्या होगा? कूलम, और 2L मीटर डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स इज न्यूटन पर कूलम। तो ये कूलम जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, दिस इज मीटर, एंड न्यूटन ऊपर गया तो पर न्यूटन। ये हमारा यूनिट बन गया, कूलम स्क्वायर मीटर पर न्यूटन, ठीक है, चलेगा? ओके, इसके बाद डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन बताइए। डायमेंशन हम यूनिट को देख के ही लिख सकते हैं। कूलम डायमेंशन क्या होता है? A मल्टीप्लाइड बाय T, तो ये स्क्वायर है इसलिए A स्क्वायर T स्क्वायर। दिस इज मीटर, मीटर इज लेंथ। न्यूटन, न्यूटन का तो आप जानते हैं फोर्स है M/L/T-2, लेकिन ये पावर -1 है तो हर एक पर पावर -1 लगाते जाइए। दिस इज -1, दिस इज -1, जब इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +2 हो जाएगा। समझ आया? ये मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी चीज़ों को। M पहले लिख लेते हैं, M-1, L-1 L1 कैंसिल हो गया, L0, ठीक है। L +1 है, -1 +1 -1 0, 0 हो गया ना, कैंसिल हो गया, L खत्म। T 2 और 2 4 और A स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशन बन गया, ठीक बात। दिस इज डायमेंशन, दिस इज यूनिट। कभी कभार पूछ देता है यूनिट और डायमेंशन। हो गया यहाँ तक बात खत्म। ओके, नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। हेडिंग बनाइए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। हाँ, नाउ व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? आंसर, इट इज ए रेशियो ऑफ applied electric field to the net electric field or reduced value of electric field. This ratio we will call it dielectric constant. मतलब कुछ समझ आया? नहीं आया? ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E0, ठीक है। दो अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में जैसे हम लोग इंसुलेटर डालते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स डालते हैं, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? कम। क्या बना के? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइपोल मूवमेंट तो बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से कम होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद? पोलराइजेशन हुआ, ये प्लस माइनस ऐसे ऐसे बटे, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। तो वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या करता है? कम कर देता है। जो अभी पैदा हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी प्लस से माइनस की तरफ डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनती है और अप्लाइड ऐसा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये वाला कुछ इसको कम कर देता है अप्लाइड को। समझ आया? ठीक। सो E0 इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज डिक्रीजेस बाय EI। कितना डिक्रीज हो जाता है? ये समझ रहे तरीका ना, कि मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको? बोलिए, समझ रहे? अभी हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ये क्या है जी? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल।
ये डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इधर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कितना कम कर देता है, जितना ये बनता है EI से डिक्रीज हो जाता है। तो जब इसमें से EI घट जाएगा तो ये घटने के बाद कुछ बचेगा, वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना बचा, E नेट। दिस इज व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा कुचा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ तो रहे हैं ना। ठीक है, सो रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बचा कुचा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिक्रीज होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची और शुरू में जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल से कितने कितने गुना कम हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। समझ आया। तो इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट हैज नो यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट कैंसल, ओनली नंबर। तो इसमें सिर्फ नंबर है और ये सिर्फ क्या बताता है, कितने गुना कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक दो लाइन में इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ये आप नोट करें। ठीक है, सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो, इन वन वर्ड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो। रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। जब कुछ नहीं होता, एयर होता है, तो दो चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो वाला E विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट, जिसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इधर उधर थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे आप, तो E अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हुआ, K टाइम E हुआ। ये सारे रिलेशंस याद रखोगे, आगे यूज होंगे ना। या इसको मैं E के लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ कि ये रिड्यूस होने के बाद कितना बचता है, तो आंसर है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज हो जाता है, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। ठीक, समझ आया। तो ये दोनों रिलेशंस आप याद रखेंगे। ओरिजिनल कुछ था, अब ये किसी से डिवाइड हो गया तो छोटा हो गया ना, जितना छोटा हो गया ये वो है। और कितना छोटा होता है, जितना डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इतने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, हम देखते हैं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है बाद में कम हो गया, डाइलेक्ट्रिक डालने से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। कितने गुना डिक्रीज कर दिया, जितने गुना डिक्रीज करेगा उसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आया। 6 गुना डिक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लीजिए ओरिजिनल 100, बीच में जब कुछ भी नहीं है, दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज कीजिए 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा ऐसे, तो इस डाइलेक्ट्रिक ने अपोजिट में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये कितना है 40, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस, तो ये आपका 100 माइनस 40 कितना बचा 60। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 60। तो कितने गुना कम हो गया, तो देखिए पहले कितना था 100, बाद में कितना बचा 60। इसको कैंसिल कराइए, जितना भी आया इसका रेशियो, जो भी आता है रेशियो, समझे। तो 10/6 जो भी बनता होगा इसको कटिंग पिटिंग करने के बाद, ठीक, जो भी नंबर बनता होगा उतने ही गुना हम क्या बोलेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतने ही गुना। कुछ आएगा ना, 1 गुना कम हो गया, 2 गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया, कुछ तो आएगा डिवाइड करने से। जितने गुना भी कम हुआ 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, जैसे 6 कितना आएगा 1.666 आएगा, हाँ जी। तो 1.6 इतने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, आ रहा है। 6 से इसको डिवाइड करोगे 10 को, 1.6 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना डिक्रीज हो गई, 1.6 टाइम डिक्रीज हो गई। तो ये जो 1.6 टाइम्स इंक्रीज हुई इतने गुना, इसी को बोलेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक डाले हो उसका कांस्टेंट कितना 1.6। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने गुना कम कर देती है 1.6 गुना, तो ये उसका कांस्टेंट हो गया, इसी का नाम कांस्टेंट रख दिए उसका। यहाँ तक समझ आया। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो आंसर है इसका यूज़ हम करेंगे कैपेसिटर में।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बनाया है, तो उसमें हमने दो प्लेट के बीच का कंडक्टेंस हमने बनाया है, निकाला है। यानी कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आता था जी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही आता था ना? हाँ जी। देखिए तो इसका क्या असर पड़ता है उस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। सपोज दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इस प्लेट का कुछ एरिया है, इसमें हमने चार्जेस दे दिए और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, निगेटिव प्लेट। उस समय यहाँ पर हम कुछ चार्ज देते हैं, वी पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, बीच में कुछ भी नहीं है, क्या है? एयर, खाली है। उस समय इसका कैपेसिटेंस कितना आता है? हाँ, और दूसरा तरीका बनाने का, दिस इज Q अपॉन V। ओरिजिनल तो यही था ना, Q अपॉन V से ही बनाए थे ना बेसिक फार्मूला। Q को आप किस में चेंज करेंगे? सिग्मा इंटू ए। हम तो एरियल चार्ज डेंसिटी नाप सकते हैं ना, तो Q इज व्हाट? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय V को क्या लिखना है? E इंटू डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज E नॉट, दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी आर। हाउ मच इज डी आर? डी। तो E मल्टीप्लाइड बाय डी इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अगले स्टेप में मैं इसको E को क्या लिख सकता हूँ? आप जानते हैं E और सिग्मा का रिलेशन क्या होता है? दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप लोग याद नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि अभी दूसरा ही चैप्टर चल रहा है। इस तरह से जो देखते हैं आप लोग ना, ठीक नहीं करते, क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें दिमाग में आपको रखनी है, नहीं तो अदरवाइज आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इतने सारे फॉर्मूले आगे आएंगे। सो V E इंटू डी आर बन गया। E को सिग्मा के रेस्पेक्ट में कैसे इलाबोरेट करेंगे? दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसको मैं अगले स्टेप में सिग्मा ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही बचा ना। और यही क्या था हमारा? ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये दिस इज ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, यही था। हाँ जी। अब क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, जिसका कुछ कांस्टेंट होगा K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सपोज दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट हैज़ कैरिंग चार्ज, इसको हमने ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में हम क्या भर दे रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक्स भर दे रहे हैं इसे। समझ रहे हो ना सिचुएशन? हाँ, इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, और अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इंसुलेटर डाल दिया दोनों प्लेट के बीच में, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, ठीक है। तो क्या होगा? अब ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो जाता है? जो उसका कांस्टेंट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कितने गुना कम हो जाता है? K गुना। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बनता है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है रिड्यूस होने के बाद। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, कौन सा? ये वाला E नॉट। डाइलेक्ट्रिक डाल देने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E नॉट अपॉन K। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है इसके अंदर। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जहाँ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम हो गया ना डाइलेक्ट्रिक डालने से, कितना हो गया ये? E नॉट अपॉन K। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? E नॉट अपॉन K, बस उतना ही चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा? आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। हाँ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है? E नॉट अपॉन K, यही हो जाता है ना E की वैल्यू। तो जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? नया कैपेसिटेंस को मैं C डैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये दिस इज सिग्मा अपॉन A डिवाइडेड बाय E की जगह क्या लिख देना है मुझे? सिर्फ नहीं, E की जगह क्या लिख देना है? रिड्यूस E ना। कितना रिड्यूस हो गया E बाई K। ये आया समझ या नहीं आया? ये अभी यहाँ हमने नोट किया ना जी,
जब हम डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचता है, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय के टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था ओरिजिनल वो के टाइम डिक्रीज हो गया, ई नॉट अपॉन के। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में जहाँ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आता होगा हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे उसकी जगह। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ई नॉट अपॉन के, डी तो रहेगा ही एज इट इज। ये समझ आया बोलिए या नहीं आया? अब के हमारा ऊपर चला गया और ई को क्या लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा के इधर आ गया, सिग्मा ए, ई को क्या लिखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाय डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन भी ऊपर आ गया, और एप्सिलॉन जब ऊपर आएगा तो के एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये बन गया, के टाइम इंक्रीज हुआ। अच्छा, इतना सा पोर्शन ये क्या था, हाँ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज के टाइम ओरिजिनल कैपेसिटेंस। बोलो आया समझ में, आया? या ओरिजिनल को अगर मैं इधर लगाऊं नीचे, सी डैश डिवाइडेड बाय सी नॉट ओरिजिनल, इन्हीं का रेशियो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज में ई नॉट अपॉन ई इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस की लैंग्वेज में न्यू कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कैपेसिटेंस इज, हाँ, और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये उल्टा है, जस्ट उल्टा है। समझे इस चीज को या नहीं, बोलिए पक्का? हाँ, इसमें अगली चीज देखिए, हमने यहाँ क्या बताया कि जब भी डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, कम होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ई हमेशा रिड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक डालने से, रिड्यूस। ई अगर रिड्यूस होगा तो के की वैल्यू का क्या होगा, देखिए, E always decreases, then the value of K will be always more than 1, हमेशा बड़ा होगा ना, समझ आ रहा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे तो हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, E हमेशा कम होगा। E कम हुआ मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो हमेशा K की वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 1, याद रखिएगा। तो इसको भी आप कहीं पे नोट कीजिए, क्या लिखोगे, विथ डाइलेक्ट्रिक लिखिए, with dielectric E always decreases। डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मोर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो जब कुछ भी नहीं होता तो K की वैल्यू 1 होती है, ये हम पहले कर चुके हैं पहले चैप्टर में। और जैसे ही कुछ डालोगे तो बीच का फोर्स इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए K की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझे बात, ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। सो फॉर फ्री स्पेस वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1। और कभी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालोगे, एयर को रिप्लेस करोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब K की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और K का क्या रिलेशन है, इनवर्सली। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो K की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और K 1 कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे होंगे, सेम। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम होंगे तभी इनकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। बात समझ में आया? तो जब कुछ भी नहीं होता तो अप्लाइड ही रहता है। ये भी बचा कुचा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है और ओरिजिनल भी वही है, नहीं समझे? ओरिजिनल भी वही है और ये भी क्या है, रिड्यूस वैल्यू, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वही ना रहेगी, ई नॉट। तो ई नॉट अपॉन ई नॉट कितना हो गया, 1। तो फ्री स्पेस के लिए जब कुछ भी नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिवीज़न है वो 1 हो जाता है और K की वैल्यू 1 मिलती है। लेकिन जैसे ही आप कोई चीज़ डालोगे, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालोगे, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से नतीजा क्या निकलेगा कि ये वाली E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ये तो ज़्यादा है, ये कम हो जाएगी। ये कम हो गया मतलब K की वैल्यू 1 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो K की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए। सिर्फ फ्री स्पेस के लिए इसको आपको कितना लेना है, 1। यहाँ तक याद रहेगा आपको? बोलिए बोलिए, पक्का? हाँ, तो अब से आगे जब भी हम लोग कैपेसिटेंस का रिलेशन लिखेंगे तो हमेशा हम डाइलेक्ट्रिक के साथ लिखेंगे। और कैसा लिखा करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज K टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमेशा आदत बनाइए ऐसे ही लिखेंगे। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। एक इन्वॉल्व हो रहा है एप्सिलॉन नॉट, मीडियम कांस्टेंट है। ए एरिया ऑफ द प्लेट है। डी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है जी। और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि कितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है या कितने टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। जितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा उतने टाइम तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे जगह यहीं पे लिखता हूँ मैं, के इज वॉट, देखिए ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी की लैंग्वेज भी लिखें तो न्यू कैपेसिटेंस अपॉन ओरिजिनल कैपेसिटेंस। यहाँ ओरिजिनल ऊपर है, न्यू नीचे है, यहाँ न्यू ऊपर है, ओरिजिनल नीचे है। ये समझ आया रिलेशन? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, इसमें डाइलेक्ट्रिक शब्द को यूज़ करने वाले दो टर्म बड़े पॉपुलर हैं। एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको देखिए, ये नोट करें। अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोनों में डाइलेक्ट्रिक लगा रहता है और दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं। अभी तो हमने ये डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज रेशियो, नथिंग। क्या है ये, सिंपली वन वर्ड, क्या है ये, रेशियो। किस चीज़ का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय बचा कुचा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें तो कोई यूनिट भी नहीं होती, इसलिए इस चार्ट में देखिए कोई यूनिट नहीं है इसकी। ई अपॉन ई कैंसिल हो गया, नो यूनिट, खाली नंबर है कितने गुना ई कम हो गया। जितने गुना ई कम होगा उतने गुना सी बढ़ेगा कैपेसिटेंस। तो इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितने गुना बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने से, वही क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक शब्द में याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नाम लगता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होगा, लेकिन नहीं, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब कोई इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। याद है, आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एयर का। याद है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, चार्ज भरते जाइए कैपेसिटर में, भरते 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 जब V फुल हो जाएगा, E इतना मैक्सिमम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो अगल बगल के एयर को आयोनाइज कर देता है और इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है ना। तो ये क्या है उस एयर का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 3 × 10⁶ याद होगा अगर आपको, वोल्ट पर मीटर। यानी 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर आपने 3 × 10⁶ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, उस समय ई इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगल बगल के इंसुलेटर को आयोनाइज करने लग जाता है, एयर को आयोनाइज करने लग जाता है। तो वो इंसुलेटर कितनी देर तक अपने आप को इंसुलेटर बना के रखा, बरकरार रखा अपने आप को, 3 × 10⁶ तक वो सहता रहा। जैसे ही एक वैल्यू बढ़ी उससे ज़्यादा हुई तो वो ब्रेक डाउन हो गया, उसका ख़त्म, उसका इंसुलेटर प्रॉपर्टी। तो एक इंसुलेटर प्रॉपर्टी, एक इंसुलेटर अपनी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को जितनी देर तक विथ स्टैंड रखता है, बरकरार रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी वैल्यू तक अपने आप को बरकरार रखेगा, वो लास्ट वाली वैल्यू कि जिसके बाद अगर मैं एक और बढ़ा दूंगा तो टूट जाएगा, फिर उसका कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो लास्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही क्या कहलाती है, उस इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Dielectric strength is maximum value of electric field। ये याद रखिएगा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। Dielectric strength is electric field, maximum value of electric field with which it can withstand before getting ionized। आयोनाइज होने से पहले तक जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तक वो अपने आप को मेंटेन रखता है, उसको बियर करके रखता है, ठीक है, वो वाली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ है ये, किसकी स्ट्रेंथ, इंसुलेटर की।
ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक बर्दाश्त कर सकता है, इंसुलेटर बना रह सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये तो हम लिख चुके ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, this is what? Ratio of electric fields. This is ratio. K is equal to E naught upon E net, and this is original. ये वाला रेशियो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कितने गुना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कितनी देर तक, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक इंसुलेटर रहा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है, रेशियो। ये डिफरेंस याद रहेगा, कभी कभार आता है तो आप लिख सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट बनाया है कि अलग अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग आप समझ गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या, इसको हम डालेंगे कैपेसिटर के अंदर तो ये उसकी कैपेसिटेंस को इतने गुना बढ़ा देगा जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ये इतनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, इतनी वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है और इंसुलेटर बना रह सकता है। इससे ज़्यादा वैल्यू अगर लगा देंगे तो उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट क्या आती है, देखिए dV/dr। dV/dr किस चीज़ की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन मिलीमीटर, है ना, वोल्टेज अपॉन पोटेंशियल अपॉन dV/डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है ये। हाँ जी, यहाँ पे देखिए माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हाँ 3 से 6 तक होता है, 6 मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, हाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पैरेलल प्लेट के अंदर माइका डाल दूँ, माइका, तो उसका कैपेसिटेंस कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, 6 गुना, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और ये 12 क्या बताता है, 12 ये बताता है कि माइका इंसुलेटर ही बना रहेगा कब तक, आंसर है 12,000 वोल्ट 1 मिलीमीटर में अगर आप लगाएंगे तब तक। 1 मिलीमीटर के गैप में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कीजिए, 12,000 वोल्ट, किलो वोल्ट है, किलो यानी 1000, तो 12,000 वोल्ट तक ये अपने आप को माइका रखेगा, इंसुलेटर बना रहेगा। जैसे ही 12,001 करेंगे आप, ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो ये कितनी देर तक अपने आप को इंसुलेटर बनाए रखता है, 12,000 वोल्ट तक। कितने डिस्टेंस पे लगे ये, 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो तो 12,000 तक तो ये क्या रहता है, इंसुलेटर बना रहता है। ये उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है माइका का। समझ आया कि नहीं। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हमको बड़ा लालच लगता है कि हम देखो 2 पैरेलल प्लेट के बीच में पानी डाल दें, दिख रहा है, वाटर डाल दें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, 80 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं उसमें 80 गुना ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता हूँ। बहुत लालच लगता है इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के। दिख रहा है स्ट्रोंटियम टाइटेनेट 310, अगर मैंने 2 पैरेलल प्लेट के बीच में स्ट्रोंटियम टाइटेनेट डाल दिया तो कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, 310, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 310 है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं वाटर डालता हूँ तो मुझे सिर्फ इसको नहीं देखना, इसको भी देखना है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 0, ऑलमोस्ट 0, 1 2 3 0। तो 0 मतलब क्या, 1 वोल्ट भी लगाओगे तो वाटर क्या बन जाएगा, इंसुलेटर, कंडक्टर बन जाएगा। इसका इंसुलेशन खत्म, ब्रेकडाउन आ गया। तो छोटे से वोल्टेज 1 वोल्ट में ही ये क्या हो गया, टूट गया, कंडक्टर बन गया। तो क्या मतलब, फिर कुछ मतलब नहीं निकला, हमको तो इंसुलेटर डालना होता है ना। इसलिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होता है, भले उसका कांस्टेंट बड़ा है, 80 गुना ये कैपेसिटर को बढ़ा सकता है, लेकिन चूंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। समझ आ रहा है। यही हाल स्ट्रोंटियम टाइटेनेट का भी होता है। देखिए 8 वोल्ट लगाओगे कंडक्टर बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत छोटा सा रहता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। समझ आई बात। अदरवाइज कैपेसिटेंस तो ये 310 गुना बढ़ा सकता था। तो ये चार्ट देखने से आपको समझ में आता है ना कि नहीं आता। हाँ, मेटल डाल दिए तो मेटल लिखा है मैंने कि नहीं, मेटल का इन्फिनिटी होता है, लिख लीजिए। किसी भी मेटल का कैपेसिटेंस ये इन्फिनिटी हो जाता है और ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, ये भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नहीं कंडक्शन तो खैर इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 पे ही हो जाएगा। 0 वोल्ट लगाओगे, 1 वोल्ट लगाओगे तो ये कंडक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिट टाइम्स आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं अगर आप मेटल को इंसर्ट कर पाए तो। रीजन समझ में आ गया ये? ओके, तो ये चार्ट थोड़ा सा आपको क्लियर कट गाइडलाइन देगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। ये हो गया। अच्छा, ये नोट करें। अभी हमने ये डिस्कस किया कि एक पैरेलल प्लेट हमारे पास है, कैपेसिटर, ठीक है। इसमें हम चार्ज स्टोर कर दिए और इसको हम अर्थ कर दिए निगेटिव प्लेट को, और इसके अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं ऐसे, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, K, और ये दोनों प्लेट के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज द डिस्टेंस इज D, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितने गुना इंक्रीज हो जाता है? बोलिए। न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? K टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी K टाइम ओरिजिनल कैपेसिटेंस से इतने गुना इंक्रीज हो जाता है। ये हमने अभी डिस्कस किया और इसका हमने डेरिवेशन भी किया कैसे कैसे ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इस चीज़ को बेस बना के कि आपका नॉलेज कितना पक्का हुआ है, कितना आपको बेसिक चीज़ आता है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें हमने जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो कितने में भरा है? पूरे D में, जो भी इसके अंदर डिस्टेंस, जो भी गैप है, पूरे गैप में डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ठीक है। अब इसमें वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, बोर्ड में क्वेश्चंस ऐसा बनता है कि हम पूरे D डेप्थ में नहीं भरते, पूरा D जो डिस्टेंस है, जो गैप है दो प्लेट के बीच में, उसमें पूरा फुल हम डाइलेक्ट्रिक नहीं भरते, आधा भरते हैं, थोड़ा सा भरते हैं, बहुत थोड़ा सा भरते हैं, बहुत ज़्यादा भर देते हैं, थोड़ा बहुत गैप भर देते हैं, थोड़ा बहुत गैप रहता है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं भरते, पूरा पूरा नहीं भरते तो थोड़ा सा खाली रहता होगा, इसको बोलते हैं पार्शियली भरना, आधा अधूरा भरना, पूरा फुल नहीं करना। तो जब हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक्स भरेंगे, और उसके भरने का भी अलग अलग तरीका है, ऐसे सीधा सीधा स्लैब डाल दिए डाइलेक्ट्रिक का, तब कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ेगा, समझ आया? ऐसे लेटा लेटा के डाल दिए, काट काट के, तो कितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस? ऐसे तिरछा तिरछा डाल दिए स्लैब, तब कैसे बढ़ेगा? एक ऐसे डाल दिए, एक ऐसे डाल दिए, तब कैसे बढ़ेगा? यानी डिज़ाइंस ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल समझाता हूँ कि जब हम पूरा नहीं भरते कैपेसिटर में, पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरते, तब उसके कैपेसिटेंस का क्या होता है, ठीक बात? ओके, ये जो कैपेसिटेंस हमने भरा है ये पूरे D डिस्टेंस तक भरा है, D थिकनेस तक भरा है, तब K टाइम इंक्रीज हुआ है ये। अगर ये पूरा D ना भरा जाए तो फिर कितना इंक्रीज होगा? क्या K टाइम इंक्रीज होगा या कम इंक्रीज होगा? देखिए सिचुएशन, अभी ये हमारा कैपेसिटर है, ये खाली है, ठीक है। अगर मैं पूरा भर दूं, जैसे यहाँ भर दिया, तो कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगा? K। पूरा भरने का मतलब ये पूरा डिस्टेंस D हमने भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है, तब कैपेसिटेंस कितना बढ़ता है? K गुना। और अब अगर मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा भरूं, यानी इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, हाँ देखिए, ये दिस हैज एरिया A, अब की बार इसमें सिर्फ मैं इतना भर रहा हूं, ये दिस इज माई डाइलेक्ट्रिक। समझे कि नहीं समझे? ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है? D। एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना? D। मैं जो डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर रहा हूं उसका थिकनेस D नहीं है, थोड़ा कम है, दिख रहा है ना, कम है। D ये पूरा है, ये थोड़ा कम है, कितना है? तो सपोज इसका थिकनेस मैंने लिया T, ये, ठीक है। सिर्फ थिकनेस कितना है? T है, और टोटल डिस्टेंस कितना है? D। तो इसका मतलब है थोड़ी जगह खाली है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, और ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका कुछ कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या K गुना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जब पूरा भरता है डाइलेक्ट्रिक, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम होता है, तो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाता है। पूरा भरा ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम होगा? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर है नहीं। तो कैपेसिटेंस भी क्या K गुना बढ़ेगा? आंसर है नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा कम बढ़ेगा। बढ़ेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है तो बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन क्या K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? आंसर है नो, थोड़ा कम इंक्रीज होगा। तो वो कितना इंक्रीज होता है ये हमको डिस्कस करना है,
समझ गए जी क्वेश्चन कि नहीं समझे? आप कैसे बनाएंगे? तो बनाने का हमारा वही बेसिक कायदा है जैसे हमने स्टार्टिंग से कैपेसिटेंस का डेरिवेशन किया था, एकदम स्टार्टिंग से। तो पहले इसको हम 2 लाइन इसको डिफाइन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट, हेडिंग बनाइए कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, यानी पूरा पूरा नहीं भरे, आधा अधूरा भरे, पार्शियली। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, 2 लाइन का डेफिनेशन छोटा सा बांधिए। कैपेसिटर has plate area A, area of the plate is A, and plate distance D, प्लेट डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच, D। कैपेसिटर हैज ए प्लेट एरिया A and plate distance D having certain charge Q और एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो सारी चीज़ें हम लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted with thickness T, ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड विद द थिकनेस, कितना है जिसका थिकनेस T, ये T थिकनेस वाला, T चौड़ाई वाला एक डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा स्लैब हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आया? ये बोलिए जोर से, आया? तब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बनाने का हमारा बेसिक फार्मूला क्या कहता है जी, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। बेसिक फार्मूला तो यही है कि कितना Q देने से कितना V डेवलप हुआ, समझ आया? कितना Q देने से कितना V डेवलप होता है। तो अगर V वोल्टेज Q देने से डेवलप हुआ है तो 1 वोल्ट Q अपॉन V वोल्टेज से डेवलप हुआ होगा। Q अपॉन V ही उसका क्या है क्या है, क्या है, जितना चार्ज देने से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज होता है वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो ये बेसिक चीज़ है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो पूरे जितने पिछले फार्मूले हैं इसी से तो बनाया है हमने सारा का सारा, बेसिक फार्मूला तो यही था Q/C। ओके, अब मेथड क्या रहेगा, देखिए Q को हम किस में चेंज करेंगे, Q तो हम नाप नहीं सकते, तो किस में चेंज करेंगे, सिग्मा में। सिग्मा के साथ क्या रिलेशन होता है इसका, सिग्मा इंटू ए। चार्ज का प्लेट का एरिया कितना है A, और 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है, सिग्मा। तो टोटल A यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए, दिस इज Q। तो ये तो बड़ी आसानी से आपका चेंज हो जाएगा, क्या, सिग्मा इंटू ए। अब ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, E इंटू डी आर। बेसिक फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लगाया था इसको। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, E इंटू डी आर। डी आर को तो मैं D ही लिखूंगा, दिस इज D, समझ रहे हो ना। हाँ, E मल्टीप्लाइड बाय D। ओके, यहाँ तक क्लियर। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताइए कि ये वाला E और ये वाला D, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन अलाउ है? ध्यान से देखिए, जब दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये पूरा हर जगह E की वैल्यू कैसी रहेगी, एक जैसी। बीच में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है E को कम करने वाला, तो थ्रू आउट द डिस्टेंस D E की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। तो इस E का मल्टीप्लिकेशन इस D के साथ अलाउ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक भर दिए पूरे डिस्टेंस D के बीच में, फुल भर दिए डाइलेक्ट्रिक, उस समय E कितना हो जाता है, E नॉट अपॉन के, घट गया ना K टाइम, इतना E हो गया, लेकिन हर जगह इतना ही E रहता है, डिक्रीज D। इसलिए इस डिक्रीज E का मल्टीप्लिकेशन इस D के साथ अलाउ है कि नहीं, अलाउ है। लेकिन जैसे ही हमने आधा भरा डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये जगह खाली है, एयर है, ये जगह खाली है, एयर है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, एयर में, एयर में कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ओरिजिनल।
ई ओरिजिनल। आ रहा समझ? एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाला। लेकिन जहां डाई इलेक्ट्रिक होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओरिजिनल बाई रेडियस। लेकिन ये पूरे डी के लिए है क्या? ये ई बाई के? आंसर है नो। क्या ई नॉट पूरे डी के लिए है? आंसर है नहीं। इसलिए इस डी का मल्टीप्लिकेशन क्या मैं ई नॉट के साथ कर सकता हूं? आंसर है नो। क्या मैं इस डी का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसके साथ कर सकता हूं? ई नॉट अपॉन के के साथ? नहीं। डिक्रीज वैल्यू ऑफ ई, क्या इसके साथ डी मल्टीप्लाई करना अलाउ है? नहीं। क्या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डी मल्टीप्लाई करना अलाउ है? नहीं है। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आप लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, जितनी बार पूरी जर्नी के दौरान वेलोसिटी चेंज होती है उतने टुकड़े आपको अपनी जर्नी के करने पड़ते हैं और उतने टुकड़े में आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ता है। जितनी बार v बदलता है वेलोसिटी, सिमिलरली जितनी बार e बदला होगा उतने टुकड़े में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। समझ आया या नहीं आया? तो एक बार हम किसके लिए निकालेंगे? एयर के लिए। यहाँ एयर, यहाँ एयर, तो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का एयर वाली डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई अलाउ होगा, और जहाँ पे e चेंज हुआ होगा, कम हो गया होगा, तो उसका इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन अलाउ होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्टेंस के साथ अलाउ हो जाएगा। समझे ना? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर का ई थ्रू आउट द मटेरियल सेम रहेगा, तो थ्रू आउट द डिस्टेंस इतना मल्टीप्लाई चल जाएगा। एयर में हर जगह ई एक जैसा होगा तो एयर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए ये चीज़ समझ आया या नहीं आया? इसका मतलब है अगर मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एक कहाँ के लिए? एयर के लिए, और एक डाइलेक्ट्रिक का अलग से। समझ आया? और पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दो अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तरीका समझे? तो मुझे इस v को कैसे निकालना है? एक मैं निकालूंगा एयर के लिए और एक मैं निकालूंगा डाइलेक्ट्रिक के लिए। क्लियर? ये क्लियर कि नहीं? हाँ। अब आप मुझे e का कैलकुलेशन बताइए। v इज बेसिकली व्हाट? e मल्टीप्लाइड बाई d होगा। v इज e मल्टीप्लाइड बाई d। थोड़ा बताइए e एयर के लिए कितना है? एयर के लिए e मल्टीप्लाइड बाय कौन सा डिस्टेंस? हाँ, ये पूरा d है ना? d में से अगर मैं ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी t थिकनेस निकाल दूं तो सिर्फ क्या बचा? एयर एयर बचा। तो d में से क्या माइनस कर दूं? t। तो कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा? एयर वाला, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ अलाउ है? e के साथ, एयर वाले e के साथ। तो इस e का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? बोलिए d माइनस टी। बोलो ये भेजे में उतरा कि नहीं उतरा? आया। दूसरा मुझे किसके लिए निकालना है? तो मैं ये ऐड करूं? हाँ, डाइलेक्ट्रिक के लिए बताइए कौन सा ई है? क्या ये ओरिजिनल ई है या फिर ये वाला ई है? हाँ, ये कम हो गया ना डिक्रीज वैल्यू, तो अब मैं क्या ले लूं? डिक्रीज वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, नॉट लगाऊंगा तो दोनों जगह नॉट लगा दूंगा, नहीं लगा रहा तो नहीं लगा रहा। आपको समझ आ रहा है? ओके। इस ई का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? कितने डिस्टेंस तक है ये ई? टी। तो इसका v इज इक्वल टू वॉट? ई इंटू डी आर। ई कितना है यहाँ का? e अपॉन के, और डी आर कितना है? t। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय t। बोलिए ये समझ आया या नहीं आया? आ गया। तो दो पार्ट में हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, बस यहीं पे इसकी जान थी। आपको समझ आ गया तो बन गया। ठीक है? ठीक है कि नहीं? बोलो। चलिए इसको बनाते हैं। अब हम इसमें दो काम कर सकते हैं। या तो मैं इस एप्सिलॉन को ई में चेंज कर लूँ, सॉरी ये सिग्मा है, सिग्मा को मैं ई में चेंज कर लूँ तो यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई कैंसिल हो जाएगा। या इस ई को किस में चेंज कर लें? सिग्मा में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर हम यहाँ से ई को हटा के सिग्मा ले आएंगे, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो आइदर यू कैन चेंज सिग्मा विथ ई और ई विथ सिग्मा। किसके साथ चलना पसंद करेंगे आप? सिग्मा को मैं ई लिख दूँ तो यहाँ का ई, नीचे का ई कॉमन निकाल के काट दूंगा, या इस ई को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना पसंद करेंगे? सिग्मा चेंज कर लें। क्या होता है जी सिग्मा का फॉर्मूला? देखिए E इज इक्वल टू वॉट? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, तो मुझे इस सिग्मा को क्या लिख लेना है? हाँ बोलिए बोलिए, E इंटू एप्सिलॉन। ये दिख रहा है ना फॉर्मूला ऊपर से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो चार्ज प्लेट के बीच का। ये अभी हम इसके पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अभी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए है ही ऊपर। देखिए यहाँ से E कॉमन निकाले, ये E कॉमन निकला। यहाँ क्या बचा? ब्रैकेट की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है। दिस इज प्लस। हाँ, ई तो निकल गया ना, तो सिर्फ क्या बचा? हाँ, तो टी अपॉन के नहीं लिख दूँ उसको? 1 मल्टीप्लाइड बाई टी इज टी, टी अपॉन के। ये अब ये ई कैंसिल हो गया। क्लियर? ओके। क्या चीज़ बचा जी? देखिए वहाँ
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? ये क्या आया? नया कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा? समझ आया कुछ? ये कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है? के एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये देखो नीचे सिर्फ क्या है? डी। इसमें मुझे एप्सिलॉन दिख रहा है ऊपर, ए दिख रहा है ऊपर, के नीचे है, किसी तरीके से नीचे सेट है बी के। हम इसको एलसीएम लेके के ऊपर ला सकते हैं तो वैसा दिखने लगेगा, लेकिन नीचे सिर्फ क्या है? डी। मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और मॉडिफाई करता हूं ना, देखिए सी न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ए। हाँ जी, देखो इसमें टी है, इसमें टी है, टी मैं कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो देखिए डी माइनस टी कॉमन निकाला, ओके। यहाँ क्या बचा? 1 की -1, माइनस भी कॉमन निकला है तो 1 ही बचा ना। दिस इज 1, यहाँ से माइनस निकल गया तो ये भी माइनस लिखूंगा मैं, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, -1 अपॉन के। बोलो ये समझ आया? आया? नहीं आया? हाँ जी, यहाँ से आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि जब बीच में एयर होता है, कुछ भी नहीं होता डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस होता है ये के की वैल्यू 1 हो जाती है एयर के लिए, ठीक है। और अभी हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है आधा अधूरा, पार्शियली, तो इसका डाइलेक्ट्रिक, इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ डिवाइडेड बाय डी है, यहाँ भी डी है, लेकिन डी में क्या हो रहा है? कुछ माइनस हो रहा है। तो डी में जब कोई चीज़ माइनस हो जाएगी तो डी छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? और डी डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो सी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला सी कैसा हो गया? ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सिर्फ डी है और यहाँ डी में कुछ घट रहा है, तो डी छोटा हो जा रहा है। डी छोटा होगा तो सी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आया ये या नहीं आया? बताइए, पक्का? पक्का आया? क्या आया बताओ? कैपेसिटेंस क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? क्या समझ में आया इसको देख के? थोड़ा अजीब सा दिखता है ये, लेकिन मैं उसको चेंज करके इसी लैंग्वेज में ला सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम के को यहाँ पे देखो किधर गया वो एलसीएम लेने वाला जुगाड़, ये बचा था ये, यहाँ पे हम के का एलसीएम लेंगे, ये अल्टीमेटली के ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको डी के दिखेगा, के टी दिखेगा, प्लस टी दिखेगा, या टी कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 1 माइनस या के -1 दिखेगा, के -1, और ये के ऊपर चला जाएगा, टी बाहर ही निकला हुआ है, समझे? एलसीएम लेके डी के माइनस टी के -1 और यहाँ के लग जाएगा ऊपर, एलसीएम लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो के आपको ऊपर दिखने लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ये लंबा एक्सप्रेशन दिखेगा, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, तो इसको ऐसे ही समझिए। तो डी में यहाँ कोई चीज़ माइनस हो रही है तो डी छोटा हो जा रहा है, इसलिए सी क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। तो हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भी अगर डाल देते हैं तो सी इंक्रीज होता है, लेकिन क्या उतना ही इंक्रीज होता है जब हम पूरा भरते हैं उसके बराबर? आंसर है नहीं, उससे कम इंक्रीज होता है। समझ आया? ओके। अब देखिए इसमें, हाँ, अगर मैं इसको पूरा भर देता, ठीक है, पूरा डाइलेक्ट्रिक ऐसा भर देता, पूरा डी थिकनेस तक भरता, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए था? उतना, है ना, उतना आता। तो देखो क्या ये उसको सेटिस्फाइड करता है? अगर मैं फुल भर देता तो इसका थिकनेस टी किसके बराबर हो जाता? अभी टी इतना है, अगर मैं फुल भर देता तो ये पूरा यहाँ तक चला जाता, और ये क्या है? डी। तो टी क्या बन जाता? डी। जरा पुट करो, टी की जगह डी, कहाँ पे रखोगे टी की जगह डी? कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे? हाँ, यहीं रख के देख लो। अगर हम पूरा भर देते हैं तो टी क्या बन जाता है? डी। डी माइनस डी 0। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कहाँ गया? हाँ, ये पोर्शन खत्म हो गया पूरा, ये तो वैसे ही कैंसिल कर दिया हमने, ये खत्म हो गया। डी माइनस डी खत्म, 0। क्या बचा? डी अपॉन के, और के अगले स्टेप में कहाँ जाएगा? ऊपर, के एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये तो डी लिख दिया ना, वही चीज़ आया, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए, पक्का?
तो ये मेरा जो फॉर्मूला है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इसको। अगर हम टी थिकनेस को डी तक भर दें तो टी जो है डी के बराबर हो गया, तो जहाँ जहाँ टी आता है वहाँ डी रख दीजिए। तो यहाँ डी रखेंगे तो डी माइनस डी 0, कट गया, खत्म। यहाँ भी टी है, डी रख दिए, दिस इज ओनली डी अपॉन के ऊपर आ गया, ये ई तो वैसे ही खत्म हो गया है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये डी ना हो गया, समझे, वही फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं इसको खत्म करते करते खत्म कर दूं, यानी कुछ भी नहीं भरूं, फ्री एयर हो जाए, अंदर एयर हो जाए, तब क्या होगा, एयर हो जाएगा तो फिर क्या रखोगे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया 1। अगर एयर है अंदर तो के की वैल्यू कितनी 1, पुट कीजिए के की वैल्यू 1। कहाँ पुट करोगे के की वैल्यू 1, कहीं भी रख दो जो तुमको समझ में आता हो। यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए के कितना रख दिए हम, अगर एयर है कुछ भी नहीं अंदर डाइलेक्ट्रिक तो 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 0, तो ये पोर्शन 0, टी 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, खत्म, सिर्फ क्या बचा, और यही तो होता है जब एयर होता है अंदर, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों कंडीशन को कि नहीं कर रहा, कर रहा है, पक्का। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भरने के बजाय, डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डालने के बजाय अगर मैं मेटल का स्लैब डाल दूं तब क्या होगा। अभी अभी हम मेटल के बारे में डिस्कशन करके आ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने के बजाय हम क्या डाल दें। हाँ, ये मेरा कैपेसिटर है, इसमें मैं मेटल का रॉड डाल दूं, मेटल का स्लैब, ये मेटल है ना, मेटल विथ थिकनेस टी, टी थिकनेस का मेटल मैंने इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक की जगह। मेटल समझ रहे हैं ना, मेटल अलग चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक अलग चीज़ है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, मेटल इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्टर है। तो अगर मैं मेटल डाल दूं तो क्या होगा बताइए थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने गुना कम कर देगा। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिट। चलिए ठीक है, वो याद है तो उससे बता दिया आपने। अदरवाइज इसको आप ऐसे बता सकते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मेटल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इनसाइड द मेटल और इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अगर E 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, बोलिए क्या फर्क पड़ेगा, देखिए क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं ये बताइए बोलिए बोलिए, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं। आंसर है बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपके हिसाब से जवाब देता हूं। आपने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है मेटल के लिए। हाँ, तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो गया, तो जरा इसमें पुट कीजिए कैपेसिटेंस में, देखिए एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, तो के को क्या रख दूं, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ये पोर्शन खत्म हो गया, तो सिर्फ t इंटू 1 बचा, यानी सिर्फ क्या बचा, t। तो d माइनस टी हुआ कि नहीं, तो d में अल्टीमेटली ये थिकनेस तो माइनस होना ही है, तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ कि नहीं हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। किसके कंपैरिजन में, फ्री स्पेस, एयर, एयर के कंपैरिजन में ये d छोटा हो गया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, ज़्यादा। तो जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ उस समय जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का, उस कैपेसिटेंस से ज़्यादा कैपेसिटेंस होता है मेटल जब डालते हैं तब। बहुत थोड़ा सा जो भी इसका थिकनेस रहा होगा, सिर्फ थोड़ा सा थिकनेस नहीं से माइनस हुआ, तो डिनोमिनेटर बहुत थोड़ा सा कम हुआ। डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम हुआ तो कैपेसिटेंस भी थोड़ा सा बढ़ा, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। समझे कि नहीं समझे पक्का। हाँ, और वैसे जवाब देना चाहें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से, हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर जवाब देना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हो, वही चीज़ बनेगी, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, यहाँ पे देखिए यहीं से बना सकते हैं, वो पोटेंशियल ऑन द एयर, ये प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने क्या भरा अभी, मेटल, तो मेटल के अंदर का पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये किससे बनता है, E मल्टीप्लाइड बाई डी आर से, तो इसका E कितना हो जाएगा, ये वाला 0, बोलिए ना, E 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय
कोई भी थिकनेस, ये पोर्शन ही जीरो हो गया आपका। सिर्फ क्या बचेगा, डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ इससे तो ई कैंसिल कर चुके होंगे हम, इसको हम ई में चेंज करके इसी को तो कैंसिल कर चुके होंगे, ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा डी माइनस टी, वही चीज़ बचेगी। बोलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ जी, तो ये मेटल डालने से होता है। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अब हम स्लैब को काट काट के डालेंगे। अभी तो हमने टी थिकनेस का स्लैब ऐसे ही डाल दिया सीधा सीधा। अब क्वेश्चन बनता है इसको काट काट के डालिए, छोटा छोटा बना के डालिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस में। ऐसे ऐसे काट के डालिए पतला पतला, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे भरिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ऐसे भरिए एक ऐसे भरिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और ये पूरे आपके पीछे एक्सरसाइज में दिए हैं और रेफरेंस में दिए हैं। ठीक है, तो जिसको शौक़ हो वो ज़रूर बनाएं। बनाना है जी, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। ठीक है जी, तो ये आपने कर लिया। इतना सफिशिएंट है, इसका डेरिवेशन भी आपने कर लिया। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, कभी कभार क्वेश्चंस आपको इस पर पूछे जाते हैं, तो आपसे ये बनना चाहिए इसका डेरिवेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस चेक करने के लिए थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन करते हैं, तो इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना, याद कुछ भी नहीं करना। देखो बेसिक फार्मूले से उसको मैं बना रहा हूँ, और अगर बेसिक चीज़ें आपको याद रहेंगी कि हम पहले ई का एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और इस कंप्लीट डी के साथ हम ना तो एयर को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं ना डाइलेक्ट्रिक की ई को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। तो हमको दोनों को अलग अलग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए दोनों का अलग अलग पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर आपको ये याद रहा छोटी छोटी चीज़ें, तो ये आप इजीली बना ले जाएंगे। क्लियर है, ये नोट कर लें आप।